talk about the beekeeping methods and equipments. So, this will be our 14th lecture regarding an important insect that is also considered as industrial insect, good pollinator, and also it produce several byproducts for human being. आज के लेक्चर के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट आर टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्पीशीज ऑफ हनी बीज। इसके साथ साथ हम देखेंगे मेडिसिनल वैल्यूज एंड डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द हनी बीज, देन बी कीपिंग इक्विपमेंट्स एंड देयर यूजेस। सो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिस आज के लेक्चर के आफ्टर completion of this lecture we can analyze either we have attained these objectives or not। सबसे पहले कि हम डिफरेंट स्पीशीज को देखेंगे कि हनी बीज की पाकिस्तान में कितनी स्पीशीज अवेलेबल हैं या उनमें से कौन सी हैं जिसको हम डोमेस्टिकेट भी कर सकते हैं। देन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो that can be used as a medicine, that can be used as food for human being, या हम उनको डिफरेंट उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के लिए भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। देन बी कीपिंग इक्विपमेंट्स के अगर हम बी कीपिंग करना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू डोमेस्टिकेट बीज अपने अपने यूज़ के लिए या उसको कमर्शलाइज करने के लिए, तो हमें कौन कौन से बेसिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ हनी बी, वी नो दैट हनी बी इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकली बेनिफिशियल इंसेक्ट। उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह यह है कि हनी बीज जो हैं वो हमारे लिए हनी प्रोड्यूस करती हैं, ये हमारे एक अच्छे पोलिनेटर्स हैं और कुछ ऐसी बाई प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर आवर डिफरेंट इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पर्पस। और ह्यूमन बीइंग इसको सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इनको यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर यूजेस इन इंडस्ट्री और मेडिसिन और फूड एट्सेट्रा। सो बेसिक पर्पस जो हमारा हनी बी को डोमेस्टिकेट करने का होता है, दैट इज एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ हनी बी। इसके साथ साथ हम हैं जो कि हम ले सकते हैं हनी बी की हाउस कीपिंग या हनी बी की डोमेस्टिकेशन के बाद एज बाई प्रोडक्ट्स, वो आगे चल के हम इनको देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग कि पाकिस्तान में हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज अवेलेबल हैं जो कि इनकी आप यू कैन सी द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज बीज। उनके अपीयरेंस, उनकी जो उनके एब्डोमेन के स्ट्रक्चर, उनके ऊपर टेक्सचर, उनके ऊपर डिफरेंट कलरेशंस, उनके साइजेस, ये आपको डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे हर स्पीशी के। So first of all, Apis florea, then Apis dorsata, this of Apis dorsata, then Apis cerana and Apis mellifera। Apis mellifera को हम कंसीडर करते हैं कि this can be used as domestic honeybee or can be domesticated, or it's also known as यूरोपियन हनी बी। सो पाकिस्तान में अभी तक जो हमें हनी बीज की जो 4 स्पीशीज आइडेंटिफाई हैं, वो ये 4 स्पीशीज हैं। उनमें ये एपिस मेलिफेरिया जो है इसको हम क्या करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं। कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो हम हनी बी की डोमेस्टिकेशन के बाद हम उनको वहाँ से प्रोड्यूस डिफरेंट ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट द टॉप ऑफ लिस्ट हनी, जो कि रूटीन में आप इसको आपके घरों में यूज़ होती है, आपकी मेडिसिन में यूज़ होती है, डिफरेंट अदर उसके लिए कॉस्मेटिक्स में इनका यूज़ आ जाता है, तो डिफरेंट के यूज़ होते हैं। देन रॉयल जेली एंड देन प्रोपोलिस।
बी वेनम भी एक ऐसी प्रोडक्ट है हनी बी की कि जिसको हम आर्थराइटिस के पेन के लिए स्पेशली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दैट इज आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन देन पोलन्स कलेक्टेड बाय द हनी बीज। इसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल बीज वैक्स। तो दैट इज एक्चुअली नॉन एडिबल प्रोडक्ट, इसको हम अपनी डाइट में तो यूज नहीं करते। हाउएवर वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रियल पर्पस। फॉर एग्जांपल आप कॉस्मेटिक्स में भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट इनके किसी भी उसको प्रोडक्ट्स को कॉस्मेटिक्स में इनकी डिफरेंट प्रोपोर्शन इनकी आप यूज़ कर सकते हैं। और एस्थेटिक पर्पस के लिए भी आपने कोई चीज़ ऐसे मॉडल्स बनाने हैं तो वो वेक्स के ज़रिए आप वो भी बना सकते हैं। सो देर आर सो मैनी यूजेस फॉर द ऑफ द बी वेक्स। तो एक्चुअली दिस इज नॉन एडिबल प्रोडक्ट। अच्छा, थोड़ा सा इसको मजीद हम एलेबोरेट इन स्पीशीज को अगर कर दें, तो जब हम इन स्पीशीज की बात करते हैं तो हमें साथ साथ हनी बी की डिफरेंट कास्ट का भी पता होना चाहिए। एज यू नो दैट हनी बी इज अ सोशल इंसेक्ट, और सोशल इंसेक्ट्स वो होते हैं कि जिनका एक कास्ट है, और उन कास्ट की बेस पे दे हैव डिवीजन ऑफ लेबर्स। फॉर इंस्टेंस हनी बी में सबसे पहले वर्कर्स, देन ड्रोन्स, देन क्वींस। अब वर्कर्स जो है इनको फर्दर भी हम इनकी डिवीजन्स करते हैं कि आइदर दे आर नर्स बीज, आइदर दे आर गॉड बीज, आइदर दे आर यूज्ड एज फॉरेजिंग वर्कर। तो ये डिफरेंट ऐसी इनकी कास्ट की डिवीजन है, और उन डिवीजन की बेस के ऊपर कास्ट की डिवीजन, और साथ इनके क्या होता है कि दे आर एक्चुअली डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस दे आर परफॉर्मिंग। कि अगर क्वीन है तो उसका पर्पस क्या होगा, क्वीन का जो बेसिक और जो कम्प्लीमेंट्री जिसको आप बोलते हैं कि स्पेशल स्पेशल यूज फॉर द रिप्रोडक्टिव पर्पस, ये सबसे पहला है उसका पर्पज है, और उसका और कोई काम नहीं है कि वो एग लेन करेगी। और इसके साथ साथ डेफिनेटली जो क्वीन है वो एक जिसे कहेंगे सुपरवाइजरी या कंट्रोलिंग एक कास्ट है हनी बी की कॉलोनी के अंदर। देन जो ड्रोन्स हैं दे आर एक्चुअली आल्सो यूज फॉर द रिप्रोडक्टिव पर्पस, और एज ए मेल यूज होते हैं। और इनकी जो पॉपुलेशन है विद इन हाई विद इन कॉलोनी, ये एज कंपेयर टू वर्कर्स थोड़ी होती है। ड्रोन्स की क्वीन सिंगल होगी, ड्रोन्स की कुछ एक जिसे कहें पॉपुलेशन होगी, बट दैट विल बी लेस देन द वर्कर। वर्कर की ज्यादा पॉपुलेशन होती है किसी भी कॉलोनी के अंदर। सो अब जब हम बात करते हैं हनी की कंपोजिशन की, तो इसमें सबसे डोमिनेटिंग जो है दैट इज फ्रक्टोज 38%, देन ग्लूकोज 31%, देन माल्टोज 7%, सुक्रोज 1.5%, देन वाटर 17.2%, देन एश 2%। तो ये कंपोजिशन है हनी की जो एक प्योर हनी हमें मिलती है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि डिपेंड्स अपॉन द फोरेजिंग ऑफ द हनी बी। अगर हनी बी जिस प्लांट के ऊपर उसने फोरेजिंग करनी है, फॉर इंस्टेंस दैट इज फोरेजिंग ऑन सिट्रस प्लांट्स, उसका थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है फ्लेवर का। अगर वो किसी वाइल्ड अदर प्लांट्स के ऊपर कर रही है, फॉर एग्जांपल बेरी के ऊपर, उसका थोड़ा सा और फ्लेवर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हनी बी की फोरेजिंग किन फ्लावर्स के ऊपर है, किन प्लांट्स के ऊपर है। तो इनका थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो फ्लेवर्स में आ सकता है। और हाउएवर जो कंपोजिशन है, ये आपको प्योर हनी की कंपोजिशन जो है ये इस तरह आपको मिलती है। देन द सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ हनी बी इज रॉयल जेली। रॉयल जेली एक्चुअली जो है वो दैट इज डाइट ऑफ क्वीन, आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्वल स्टेज टू अडल्ट स्टेज ऑफ द क्वीन। तो दैट इज स्पेशलाइज्ड फूड फॉर द
क्वीन। और इसका पर्पस क्या होता है? बिकॉज दैट रिच इन प्रोटीन, और इसमें वाइटामिन और अमीनो एसिड्स, फोलिक एसिड। और एक्चुअली क्योंकि क्वीन ने एग लेइंग करनी होती है, दैट्स वाई जो रॉयल जेली है वो क्वीन के लिए ही स्पेशलाइज्ड होती है। और कंपोजिशन क्या है रॉयल जेली की? इसमें 66% वाटर है एज कंपेयर टू हनी। इसमें जो वाटर के कंटेंट्स हैं वो ज्यादा होते हैं। सेकंड थिंग इज प्रोटीन्स। यहाँ पे आपको रॉयल जेली में 14% प्रोटीन्स मिलते हैं, दैट आर इन वेरी सिग्निफिकेंट रेशो। तो इसकी बेस पे हम कह सकते हैं क्योंकि प्रोटीन हमें इनको एग लेइंग के लिए भी, और सेल जनरेशन के लिए भी, बॉडी की बिल्डिंग्स के लिए भी यूज होती है। तो इसमें रॉयल जेली में प्रोटीन की जो प्रोपोर्शन है दैट इज मोर एज कंपेयर टू honey. So this was all about the byproducts and products of honeybee. Coming toward the equipments, जब भी हम हनी बी की रेयरिंग करते हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं, हमें अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। बिकॉज उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज हनी बी हैज़ सम एपीटॉक्सिन्स, और वो एपीटॉक्सिन्स इन सम अमाउंट ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजरस हो सकती हैं, और इन सम अमाउंट ये ह्यूमन बीइंग के लिए फैटल भी हो सकती है। So in some studies, it also not observed that agar if more than 20 or 25 honey bees sting any person, तो उसमें एपीटॉक्सिन्स की इतनी अमाउंट इंजेक्ट हो जाती है ह्यूमन बीइंग के ब्लड में कि जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग की डेथ भी हो सकती है। So depends upon कि some people are resistant or some people are tolerant toward these epitoxin. So that will be exception. We are talking about the about general or common people who are not resistant toward epitoxin, who are not tolerant toward these epitoxins. So, prior to domesticating or initiating the domestication of honeybees, हमें इन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का के बारे में हमें पता होना चाहिए कि विच काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स और कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ करें, सो दैट हम अपनी जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज हनी, end product that is royal jelly, and the most important we have to retain our colony, we have to sustain our colony, और हमें अपनी कॉलोनी को भी प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, देन हमने अपनी कॉलोनी को जो हम डोमेस्टिकेट कर रहे हैं उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। So first of all, the protective dress is very important for a beekeeper. आप कॉन्फिडेंस के साथ, आप एक स्टेबल माइंड के साथ आप अपनी कॉलोनी को हैंडल कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं बाय वेयरिंग दिस प्रोटेक्टिव ड्रेस। ये एक कंप्लीट प्रोटेक्टिव ड्रेस है जिसमें एक कैप, जिसमें आपको एक मास्क कवर और देन ग्लव्स और एक प्रोटेक्टिव कंप्लीट ड्रेस है। बाय यूजिंग दिस ड्रेस वी कैन बी प्रोटेक्टिव बाय स्टिंगिंग ऑफ द हनी बीज। अच्छा, मोस्टली जो स्टिंग होगा वो वर्कर हनी बीज ही करेंगी, तो क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती है हाउस कीपिंग में भी, नर्सिंग में भी, फॉरेजिंग में भी, और ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर एक्चुअली परफॉर्म इन एंड आउटसाइड द हाइव, इन एंड आउटसाइड ऑफ द कॉलोनी इज परफॉर्म बाय द वर्कर बीज। सो देन स्मोकर, जब भी हमने कभी अपने हाइव के ऊपर काम करना है तो for time being we have to calm down our bees, और उनको काम डाउन करने के लिए या थोड़ा सा हमने उनको उस लोकेशन से डिसलोकेट करने के लिए हमने कुछ स्मोक्स यूज करनी होती हैं।
उनके पर्पस क्या होता है कि हमने अपनी कॉलोनी को इनसाइड अगर एग्जामिन करना है, डेफिनेटली उस हाइव के ऊपर एक बहुत ज़्यादा तादाद हनी बीज की मौजूद होगी, तो उनको और टाइम बीइंग वहाँ से उसको डिसलोकेट करने के लिए वी वी मे यूज स्मोक। और कितना स्मोक हमने देना है ये डिपेंड करता है कि हमारी कॉलोनी कितनी बड़ी है या हमने कितने टाइम के लिए उसको थोड़ा सा डिसलोकेट करना है या डिस्टर्ब करना है, ताकि उस टाइम में हम उनको अपनी कॉलोनी को मैनेज कर सकें, एग्जामिन कर सकें, या उसको उसमें से हाइव्स कुछ निकालने हैं या हनी हार्वेस्ट करनी है हमने, या हमने वहां से कोई क्वीन को वहां से निकाल के किसी दूसरी कॉलोनी दूसरे उसमें रख के क्वीन केज में रख के हमने उसको वहीं पे एग्जामिन करना है। तो ये डिपेंड करते हैं कि आपने कितने टाइम के लिए इसको यूज करना है। देन हाइव टूल, ये एक मल्टीपर्पज टूल होता है जिससे आप हैमर का काम भी ले सकते हैं, जिससे आप वैक्स रिमूवल का काम भी ले सकते हैं, और क्लीनिंग ऑफ हाइव का भी काम इसके लिए यूज हो सकता है। फॉर सेपरेटिंग ऑफ फ्रेम भी यूज हो सकता है, स्क्रैप ऑफ करने के लिए। सो दिस hive tool is multi-purpose tool. By using this tool we can manage our hives, we can manage our colonies. Then deep brush, at the time of honey extraction bees can be removed by using these brushes। तो हम ये एक्चुअली सॉफ्ट एक ब्रश होता है जिससे हनी बी जो है वो भी डैमेज नहीं होती, और साथ साथ उसके हम उनको अगर वहां से फ्रेम निकालना है कॉलोनी से, तो उस बाय यूजिंग दिस ब्रश वी कैन रिमूव द सिटिंग बीज। ये क्वीन केज है। ये सम टाइम इट हैपेंस कि हमें क्वीन को थोड़े टाइम के लिए कॉलोनी से आउट करना पड़ता है, और अगर हम उसको केज के अंदर ना रखें, इट मे हैपन के दैट क्वीन कैन फ्लाई समवेयर, और उसको बाद में डेफिनेटली क्वीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉलोनी। कॉलोनी को मैनेज करने के लिए, कॉलोनी की स्वार्मिंग को प्रोटेक्शन के लिए कि इट कैन नॉट इट मे नॉट स्वार्म एनीवेयर, या उसको हमने जब तक हमारी क्वीन हमारे हाइव के करीब करीब रहेगी, इट मीन्स कि इससे जो डिफरेंट फेरोमोन्स रिलीज हो रहे थे, एक्चुअली ये फेरोमोन्स आइडेंटिटी वो इंडिकेट कर रहे होते हैं वर्कर्स को, ड्रोन्स को या अदर कास्ट को कि हमारी कॉलोनी भी यहीं पे है, हमारी क्वीन भी यहीं पे मौजूद है। तो आफ्टर फॉरेजिंग दे विल कम बैक टू देयर कॉलोनी। स्वार्म कैचिंग बास्केट, सम टाइम इट हैपेंस कि हमें को स्वार्म कैच कहीं से करना पड़ता है, तो हम इस किस्म का एक बास्केट यूज करते हैं टू कैच द स्वार्म। और एक्सक्यूज मी, इस स्वार्म को सम टाइम हमें कुछ वर्कर्स चाहिए, कुछ नई कॉलोनी हमने डेवलप करनी है, तो डिफरेंट प्लेसेस से हम स्वार्म इकट्ठे करके तो अपनी कॉलोनी में भी इसको ऐड कर सकते हैं। देन एंट्रेंस गार्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एंट्रेंस गार्ड ऐसा होगा कि जो वी विल प्लेस जस्ट बिफोर आउटवर्ड ऑफ द हाइव। इसकी जो गाज लगी है, इसकी जो एंट्रेंस का साइज है वो ऐसा होगा कि इससे वर्कर जो है वो तो मूव कर सकेंगे, बट एज वी नो दैट क्वीन इज हेल्दियर और लार्जर इन साइज देन द वर्कर एंड अदर बीज, तो वो इसमें से आउट नहीं हो सकेगी। इस पर्पज इज दैट वी हैव टू सेफ गार्ड और क्वीन टू फ्लाई आउट, कि वो बाहर ना निकल जाए, ताकि हमारी जो कॉलोनी है हमने उसको मेंटेन रखना है। सम टाइम हमने अपनी क्वीन को बाहर जाने की परमिशन नहीं देनी ड्यू टू एनी रीजन। वो कोई भी रीजन हो सकती है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, कॉलोनी की जो डेवलपमेंट है वो भी हो सकती है, डिफरेंट पर्पज हो सकते हैं। हम कब चाहते हैं कि कब उसकी फर्दर डेफिनेटली क्वीन उस वक्त आउट होगी जब वो चाहती है कि मैंने एक कॉलोनी, एक स्वार्म को लेके कहीं और जाना है और एक नई कॉलोनी डेवलप करनी है, या उस वक्त आउट होगी जब उसने मेटिंग करनी है, मीन्स उसने नप्चुअल फ्लाइट करनी है, उस वक्त आउट होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी क्वीन को अभी आउट ना होने दें, तो ये जो एक एंट्रेंस गार्ड है, वी विल स्टेपल इट और वी विल ग्लू इट आउटसाइड द
outside the hive. देन वायरिंग बोर्ड, हमने जब डोमेस्टिकेशन करनी है तो डिफरेंट साइज के डिपेंड्स अपॉन आवर कॉलोनी। वो बॉक्स जो हमने बनाया है वो कितने साइज का है उसकी बेस के ऊपर हम डिफरेंट हाइव्स बनाएंगे और उसकी लेंथ भी वेरी कर सकती है। तो ये वायर बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम वायर लगा के फिर इसके ऊपर हम बेस लगाएंगे और उसके ऊपर कॉम्ब उसका बनेगा। डेफिनेटली दिस इज कॉम्ब कटर। अब इसके भी साइज डिफरेंट होंगे, ये भी डिपेंड करता है आपकी कॉलोनी के बॉक्स की साइज के ऊपर कि आपने कौन सा साइज रखा है, तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं। देन वायर एम्बेडर, वायर एम्बेडर ये है कि आपने डेफिनेटली जब वायर यूज करनी है तो उसको आपने स्ट्रेट करने के लिए, एम्बेड करने के लिए फिर आप इसको यूज करते हैं। तो देन आई थिंक दिस विल बी द लास्ट स्लाइड। कॉम फाउंडेशन, हम जब बी कीपिंग स्टार्ट करते हैं तो हम वेस्ट के जरिए एक फाउंडेशन बना के देते हैं अपने वर्कर्स को, अपनी बीज को, ताकि वो उसके ऊपर फिर फर्दर अपने सेल्स की फॉर्मेशन करें, डेवलपमेंट करें, मेकिंग ऑफ सेल्स करें। उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा एक जैसे कि फाउंडेशन हमने बना दी है, अगर वो फाउंडेशन बन गई तो हमारा जो वर्कर्स हैं उनको वो फाउंडेशन बनाने में जो टाइम लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फाउंडेशन बनी होगी तो हमारे सेल्स एक यूनिफॉर्म उसके ऊपर लेयर के ऊपर बनेंगे और वाइल वी आर एक्सट्रैक्टिंग हनी, हमें इजी होगा कि हम उसको एक्सट्रैक्टर के थ्रू इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो कॉम फाउंडेशन है इसके लिए एक मशीन यूज होती है और इसके भी डिफरेंट साइजेस आप कॉम के कट भी कर सकते हैं, उसको आप डिफरेंट शीट्स इसकी बना के यूज कर सकते हैं। देन द हनी एक्सट्रैक्टर, और वी विल यूज हनी एक्सट्रैक्टर फॉर टू एक्सट्रैक्ट प्योर हनी। प्योर हनी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से फिर हमें क्लीन हनी मिल जाएगी जिसमें कि वेक्स भी नहीं होगा, जिसमें इन केस हमारे हाइव के अंदर कुछ लार्वी या कुछ एग्स मौजूद हैं तो वो भी इससे क्लीन हो जाएंगे। तो हम इसको यूज करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी बीज। So this was all about honey bees byproducts and then equipments used for the beekeeping. अब थोड़े से इश्यूज ऐसे हैं कि स्पेशली इन कंट्रीज वेयर वी हैव सम पोल्यूशन इश्यूज, तो कुछ इन्वायरमेंटल थ्रेट्स हैं कि जो हनी बी के लिए डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग के लिए और स्पेशली एज वी आर टॉकिंग अबाउट द हनी बीज, वो डेंजरस हो सकते हैं बी कीपिंग के लिए, बीज की पॉपुलेशन के लिए। तो फॉर दिस पर्पज वी हैव आल्सो स्टडीज ऑन द behavioral impairment, foraging behavior and brood development of apis mellifera driven by air pollutants, particulate matter in agro-industrial ecosystem. As we know that कि हमारे पास different big gallons हैं, different industries, sugar mills, different source of स्मोक, डिफरेंट सोर्स ऑफ स्मोक, तो इनका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे डिफरेंट पोलिनेटर्स के ऊपर पड़ता है। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इजी टास्क जो है वो क्या है, वो हनी बीज हैं। क्योंकि हनी बीज ने डेफिनेटली इन डे टाइम उन्होंने फॉर फोरेजिंग पर्पज इन एयर रहना होता है, उन्होंने फ्लाई करना होता है और राउंड अबाउट एक हनी बी जो है वो 50,000 तक प्लांट्स फ्लावर्स को जो है वो विजिट कर सकती है टू हार्वेस्ट पोलन्स और टू कलेक्ट द नेक्टर। तो कुछ ऐसे ये इश्यूज हैं जिनको हम कहते हैं कि बिहेवियरल इम्पेयरमेंट्स मीन के उनके हनी बीज के अंदर कुछ ऐसी बिहेवियरल चेंजेस आ जाती हैं इस इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से कि वो अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपर शो नहीं कर सकते। डेफिनेटली कुछ ऐसे उनकी फॉरेजिंग का बिहेवियर चेंज हो सकता है इस पोल्यूशन की वजह से। डेफिनेटली जब उनका बिहेवियर फॉरेजिंग का, उनका डिफरेंट लाइफ साइकिल का जब बिहेवियर चेंज होगा, इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन ब्रूड डेवलपमेंट। उनके ब्रूड डेवलपमेंट के ऊपर भी डेफिनेटली असर पड़ेगा। अगर ब्रूड डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ता है, डेफिनेटली हमारी कॉलोनी जो है वो एक
आइडियल कॉलोनी नहीं बन सकेगी। तो वी मस्ट शुड थिंक अबाउट द environmental threats, and we must should control the pollution, especially फ्रॉम एग्रो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो लिंक है वो एग्रीकल्चर के साथ होगा, पोलिनेशन के साथ होगा, और जितनी पोलिनेशन अच्छी होगी उतनी जो है वो हमारी क्रॉप की यील्ड अच्छी होगी। और पोलिनेशन जो है मोर देन अराउंड 70% जो पोलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू होती है, और इंसेक्ट में जो सबसे डोमिनेंट है दैट आर हेमिनोप्टरन्स, और हेमिनोप्टर में सबसे डोमिनेंट जो है दीज आर हनी बीज। तो हनी बीज हैव एक्चुअली टू फोल्ड बेनिफिट्स। एक तो हमें वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देती है, दूसरा हमारी क्रॉप को की पोलिनेशन करती है। बाय यूज बाय पोलिनेशन हम अपनी क्रॉप से जो यील्ड है वो हमें ज्यादा मिल सकती है। सो coming toward the lecture digest conclusion, we can say that honeybees have twofold benefits: pollinators, and they can also produce different byproducts that can be used by human being. Pakistan has good fauna of honeybees, and then beekeeping equipments are available in market. हम अगर बी कीपिंग करना चाहते हैं, हमारे पास बी कीपिंग इक्विपमेंट्स डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, वी कैन गेट एंड कैन यूज फॉर बी कीपिंग। बी कीपिंग इज कंसीडर्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। हम इसको एज एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले सकते हैं। सो some environmental threats are there, but that can be controllable, that can be manageable. So this was all about today's lecture about honeybee.